अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मैंने आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करना है। अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-1। अब ये वाला पेपर भी बेटा वही 1 घंटा 50 मिनट का है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इसको अभी कुछ करके जल्दी जल्दी में जितना हो सके फारिग करते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद एक और पेपर भी करना है बेटा। आए जरा इस पेपर में देखते हैं पहला सवाल। ये तो बेसिक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का लग रहा है। सॉल्व द इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि 3x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3x² माइनस 3x प्लस 2x-2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा इससे हुआ क्या? हमारे पास ये जो चीज है, ये बेटा -2 होगा। सही है। तो यही चीज क्या बन गई हमारे पास बेटा? 3x² माइनस एक्स, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। बेटा आपके पास 3 4 ज़ा 12। 12 कब कब आता है बेटा? 4 3 ज़ा ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से क्या कह सकते हैं भाई? 3x² -4x, सही है, प्लस 3x-4 0। 3x कॉमन ले लिया मैंने, नहीं सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, रिपोजिशन कर देता हूँ इन्हें। +3x-4x, आसानी रहेगी ना यार। 3x कॉमन ले लिया, x+1 -4x+1। तो बेटा ये हो गया 3x-4x+1 0। तो बेटा आपके पास एक x की वैल्यू आ गई 4/3 और एक आ गई -1। ये आपके बेटा आराम से 3 नंबर आपने स्कोर कर लिए। अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे? The equation of a curve is such that dy by dx का एक्सप्रेशन दे दिया। इट इज गिवन दैट द कर्व passes through the point P64। अब बेटा अगर फर्ज करें कभी भी हमारे पास dy by dx का एक्सप्रेशन हो और मैं आपसे कह दूं कि मुझे y चाहिए, यानी कि कर्व की इक्वेशन, तो मैं बेटा dy by dx को इंटीग्रेट करूंगा। अब यार मैं अगर इसे इंटीग्रेट करता हूं तो क्या होगा? वी नीड टू टेक इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स डॉट dx। बेटा ये dx dx d और इंटीग्रल कैंसिल, ये y हो गया 12। बेटा x-x/2 -1। बेटा +1 करते हैं हम, -4 + 1 इज -3। अब डिवाइड करते हैं किस चीज से मजीद? बेटा जो भी पावर होती है, नहीं, -3। फिर आप बेटा मजीद किस चीज से डिवाइड करते हैं? आप डिवाइड कर रहे होते हैं जो आपका ब्रैकेट का डेरिवेटिव है उससे। ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? बेसिकली 1/2। अच्छा, मैं वैसे तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ऐसे इन्होंने यहाँ पे मांगी भी नहीं है। यहाँ पे तो इन्होंने, मैं बेटा पार्ट बी पहले कर रहा हूँ, चलो खैर जाने दो। पार्ट बी हम पहले, यार चलो एक काम करते हैं, पार्ट बी है ना ये लो, पार्ट बी है। ये बेटा मेरी एक आदत है ना पहले से चीजों को वो करने की। चलो भाई, अब ये क्या हो रहा है हमारे पास? ये तो हमारे पास अब क्या कहानी बची? अल्लाह भला करे, 12/3 इज 4, सही है, और ये 4 2 ज़ा 8, 8 हो जाएगा ये, सही है। तो हमारे पास बेटा कर्व की इक्वेशन क्या बन रही है? -8 x/2 -1 -3 प्लस c। पॉइंट क्या दिया हुआ इन्होंने? 6 और 4। भाई y की जगह आपने 4 रख दिया, x की जगह आपने 6 रख दिया। 6/2 -1 -3 प्लस c। बेटा ये अब क्या हो जाएगा? 4 -8। 6/2 -1 क्या होता है बेटा? 3। 3 - 1 इज 2, सही है बेटा। तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस सी। अरे तो भाई आपके पास जो सी है वो बड़े आराम से क्या आ जाएगा? 4 -8/8 प्लस सी, जन्नत जन्नत, 1 बच रहा है। 4 = -1 प्लस सी। सी आ गया आपके पास 5। सी आ गया है। और अब आपने सिर्फ कर्व की इक्वेशन लिखनी है ना बेटा। तो कर्व की इक्वेशन लिखना तो कोई इतना मसला है ही नहीं। -8 x/2 -1 -3 प्लस 5। या मैं चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ,
-8 x/2 -1 रेज़ टू पावर 3 + 5, ये y आ गया। अच्छा, अब मैंने पहले क्या करा, मैंने बेटा पहले पार्ट बी कर लिया, मैंने सवाल पढ़े बगैर, क्योंकि मेरी आदत है भाई dy/dx से कहीं ना कहीं y मांगा ही होगा इक्वेशन ऑफ अ कर्व, तो मैंने इसलिए पहले ये करके दे दिया। लेकिन इसका जो पहला पार्ट है वो तो बड़ा ही सिंपल सा है। आपको कर्व dy/dx से एक्सप्रेशन दे दिया है और पॉइंट गुजर रहा है 6 4 से। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो एट पॉइंट पी, यानी कि अगर फर्ज करो हमारे कोई भी कर्व है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे जो टेंजेंट गुजर रहा है ना उसकी इक्वेशन निकालो। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, 4। अब भाई मुझे टेंजेंट निकालने के लिए इसका ग्रेडियंट चाहिए होगा, ग्रेडियंट तो यहाँ से आ जाएगा, सही है। तो आओ जरा इसको निकाल के देखते हैं बेटा। dy/dx एट 6, यानी कि p पे x कोऑर्डिनेट इज 6 ना, p लिख देता हूं मैं। 12 6/2 -1, 12 6/2 इज 3, 3 - 1 इज 2, 2 की पावर 4। तो बेटा ये आ गया 12/16 विच इज 3/4। ग्रेडियंट आ गया बेटा। y -y1 इज इक्वल टू m x -x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। y -y कोऑर्डिनेट बेटा p का 4 है, m क्या है 3/4, x -6। तो ये क्या आ गया बेटा, 4y -16 इज इक्वल टू 3x -18। तो बेटा y इज इक्वल टू 3x -2। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई, कोई मसला नहीं है बेटा, चलो किसी को कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है आपसे कि कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन दे दी है आपको, और इन्होंने कह दिया है कर्व एज इक्वेशन y इज इक्वल टू a x की पावर हाफ -2x वेयर x is greater than 0 and a is a constant। the curve has a stationary point at point p। बेटा पॉइंट p पे इसका स्टेशनरी पॉइंट है और उसका x कोऑर्डिनेट दे दिए 9। कह रहे हैं y कोऑर्डिनेट निकालो। अरे भाई पहले तो मैं देखूंगा स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस अननोन कांस्टेंट a को निकालना है। अननोन कांस्टेंट a को कैसे निकालूंगा, कि मैं यहाँ पे y की इक्वेशन से बेटा dy/dx का एक्सप्रेशन निकालूंगा, उसको इक्वल टू 0 रखूंगा और x कोऑर्डिनेट की जगह 9 रख दूंगा, क्योंकि बेटा स्टेशनरी पॉइंट पे dy/dx इक्वल टू 0 होता है। तो आए सबसे पहला काम, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो बेटा आपके पास dy/dx क्या आ रहा है, हाफ a x की पावर -हाफ -2, सही है। बेटा आपको पता है एट p dy/dx क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा भाई। तो हमने क्या करा, dy/dx की जगह 0 डाला, 1 अपॉन या a अपॉन 2√x -2, x कोऑर्डिनेट की जगह मैंने जो बेटा 9 है ना बताया हुआ इन्होंने, तो ये क्या हो गया, a अपॉन 2√9 इज इक्वल टू 2, -2 उधर ले गया तो +2 हो गया। अच्छा जी, अब बेटा ये a क्या हो जाएगा, 2 3 इज 3, 2 3 6, 6 × 2 12, a आ गया आपके पास सीधा सीधा 12। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ a, आप फौरन से क्या कहोगे कि यार हमारे अब कर्व की इक्वेशन तो ये हो गई है, 12√x -2x, ये कर्व की इक्वेशन है। x कोऑर्डिनेट p का क्या है बेटा, 9 है, तो डेफिनेटली मैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा मेरा बच्चा, y इज इक्वल टू 12√9 -2 × 9, y 12 × 3 -18। बेटा 12 3 36 -18, तो बेटा y कोऑर्डिनेट भी 18 आ गया। तो आपने लिख दिया यार y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 18। हमारे ये काम सीधा सीधा हो गया। मार्क्स इसके भी बेटा 5 दे दिए, बहुत ज्यादा है। आगे चलें, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 70, यानी कि दो
बेटा कंपाउंड फंक्शन है जिनके ऊपर पावर एक के ऊपर 5 और एक के ऊपर 6 है, दोनों ऐड हो रही है, उन दोनों की एक्सपेंशन। लेकिन काम की बात क्या करिए, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर बात करिए। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें इसका देखना होगा, फिर इसका भी देखना होगा कि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता कब है। भाई अगर मैं इसको कंसिडर करूं, मैं बेटा बैठ के पूरा एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड नहीं करने वाला, इतनी मेहनत मैंने करनी नहीं, क्योंकि दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। कंसिडरिंग 1 प्लस 2 ओवर पी एक्स रेशियो पावर 5। बेटा इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा एक्स की पावर 0, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 1, थर्ड टर्म में एक्स की पावर 2 होगी। यानी कि मुझे इसका चाहिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड टर्म। भाई थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, 5c2, 1 की पावर 5 - 2, 2 ओवर पी होल पे पावर 2। तो 5c2 हो गया 10, 1 की पावर 3 इज 1, 2 की पावर 2 इज 4, एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई क्या, 40 एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एक आ गया। फिर मैं इसके दूसरे वाले को भी देख लेता हूँ भाई। कंसिडरिंग 1 प्लस पी एक्स रेशियो पावर 6। भाई इसके भी टर्म्स ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट टर्म होगा 1 की पावर 6 यानी कि एक्स की पावर 0, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे भी बेटा थर्ड टर्म कैसे आएगा हमारे पास, 6c2, 1 की पावर 6 - 2, पी एक्स की पावर 2। बेटा 6c2 हमारे पास 15 होता है। बेटा फॉर्मूला क्या है इसका, 1 की पावर 6 प्लस 6c1, 1 की पावर 5, पी एक्स की पावर 1 प्लस 6c2, 1 की पावर 4, पी एक्स की पावर 2। एक एक करके पावर बढ़ी होती है ना बी की। फॉर्मूला आपको याद होगा तभी तो ये होगा। अच्छा बेटा 6c2 हमारा 15 होता है, वैसे तो मुझे पता है, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, ये मेरे से गलती हो गई है। अभी मैं थोड़ी देर बाद बैठ जाऊंगा ये पेपर करके। कैलकुलेशंस में ना बड़ा इशू आता है भाई, आप लोगों पे मैं रिलाई कर नहीं सकता कैलकुलेशन में। माशाल्लाह से आप लोगों की वर्किंग भी बड़ी प्यारी होती है। 6c2 देख लो 15 आ रहा है। खैर, अब ये बेटा क्या हो जाएगा, 15 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। बेटा इन्होंने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 70 ना, इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो हम लोग क्या कर देंगे, हम कह देंगे 40 ओवर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 15 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 70 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 40 प्लस 15 बी की पावर 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 70 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेटा एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, चेक करें आप लोग। ये हो जाएगा भाई 70 पी स्क्वायर, तो फिर बाद में 15 पी 4 माइनस 70 पी स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 0। सही है। मैं चाहूँ तो बेटा इसको डिवाइड बाय 3 कर सकता हूँ, 3 पी की पावर 4, फिर ये 14 होता है माइनस 14 पी स्क्वायर, फिर 8 होता है ये प्लस 8 0। फिर वही वाली बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने नहीं लगाना, आप सीधा सीधा कह दो यार, लेट ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है ना, 3a² माइनस 14a प्लस 8 0, ए की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब मजे की बात बताऊं बेटा, मैं अगर इसको देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर भी सकता हूँ। मेन्यू ए पॉलिनोमियल 2, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3 - 14 8, 3 - 14 8। तो एक रूट आ रहा है 4 और एक आ रहा है 2/3, एक आया 4 और एक आया 2/3। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये ए की वैल्यूज हैं,
हमें तो चाहिए बेटा पी की ना, और पी किसके बराबर था, ए स्क्वायर के। तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, और एक आ जाएगी ±√2/3। बस खत्म हो गई बात। चार वैल्यूज आ रही हैं इसकी। मार्क्स इस पेपर में कितने दिए सवाल के, 5, अच्छा 6 दे दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं बेटा। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे भी। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, द डायग्राम शोज अ सेक्टर ओ ए बी ऑफ अ सर्कल। भाई अगर आपको एक सेक्टर दे दिया है ओ ए बी, तो आपने यहाँ पे करना क्या होगा, सेंटर ओ है, लेंथ ऑफ आर्क दे दी है, आर्क लेंथ दी है, ओके। इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 20। ओके बेटा सेक्टर का पेरीमीटर 20 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन। पहली बात तो सुनो बेटा, सेक्टर के पेरीमीटर में ये हो जाएगा, सही है। तो मैं ये एक इक्वेशन बन रही है, r+r+8 इज इक्वल टू 20, तो 2r इज इक्वल टू 12। आर हमारे पास बेटा कितना आ गया, बड़े आराम से 6 आ गया, सही है बेटा। अच्छा, क्या मेरे पास ये वाला एंगल है एटो, नहीं भाई, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ, आर्क लेंथ है मेरे पास, सही है ना बेटा। आर्क लेंथ अगर है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, S = r थीटा, आर्क लेंथ इज 8, 6 थीटा, बेटा थीटा क्या आ गया, 4/3 आ गया। 4/3 रेडियन है, ये रेडियन याद रखना, ठीक है। अब बेटा पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन में एक तो आर्क लेंथ है, दूसरी चीज ये है, अब मुझे अगर ये वाली लेंथ चाहिए 3, सही है, तो बेटा मैं सीधा सीधा कोसाइन रूल लगा सकता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें लगा सकता हूँ ना बेटा। इसमें भाई कोसाइन रूल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर -2 × 6 × 6 कॉस 4/3। सही है बेटा, कोई मसला नहीं यहाँ तक भाई। उसके बाद ए बी क्या आ रहा है, 2 × 6 × 6। कैलकुलेटर का मोड बेटा रेडियन में करना मत भूलना, 2 × 6 × 6 72 कॉस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 72। 36 + 36 इज 72, 72 माइनस आंसर, फिर टोटल पे रूट ले लिया, 7.42। बेटा ए बी की लेंथ आ रही है आपके पास 7.42, ए बी की लेंथ आ गई। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन क्या आ गया, 8 + 7.42 विच इज 15.42। बेटा हमें 3 सिग्निफिकेंट में देना होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, आई नो दिस। फिर उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। अरे यार शेडेड सेगमेंट का अगर एरिया चाहिए, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, यानी इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ट्राइंगल का एरिया साइन हाफ ए बी साइन सी से आ जाएगा। तो बेटा शेडेड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r² थीटा क्या है हमारे पास 4/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ 6 × 6 साइन 4/3। तो यार ये क्या हो रहा है, साइन 4/3 साइन 4/3 × 6 × 3 साइन 4/3 × 6 × 3 17.5, और ये क्या है बेटा 36 / 2
मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 17.5 6.5। फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 6.50। और ये क्या था यार, ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा। 36 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। यार मुझे अपना लगता है कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। सही है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। खैर, अब बेटा इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, शो दैट दिस इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी है, कह रहे हैं कि इसको ऐसे एक्सप्रेस करो खाली साइन की फॉर्म में। यार मैं जब इस इक्वेशन की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसमें तो एलसीएम लिया जा सकता है बड़े आराम से। क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब बेटा हमारे पास कहानी बड़ी सिंपल सी बन रही है यार। ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बेटा नीचे लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जन्नत जन्नत ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना भाई, तो ये उधर गया तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा मैं अगर चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है भाई, चेक कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा यही चीज प्रूफ करने के इन्होंने मार्क्स कितने दिए हैं, 3। चलो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब भाई वही सेम इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सही है बेटा। अब अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो भाई इक्वेशन क्या बन रही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1। यही पिछले पार्ट में बेटा बनी है। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा लगा देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है बेटा, जैसे ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज क्या आ रही हैं, ए पॉलिनोमियल 2 डिग्री है भाई, 2 -2 -1। तो बेटा एक हमारे पास वैल्यू आई है 1.366, तो इसको तो मैं फौरन से इग्नोर करूंगा। दूसरी क्या आई है, -0.366, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता बेटा। सही है, क्योंकि हमारी बेटा साइन कोसाइन की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होती हैं। 1.366 को तो हमने कर दिया इग्नोर। अब मेरी एक बात सुनो, पहले अल्फा निकाला, साइन इनवर्स ऑफ 0.366। अब एक सेकंड, डोमेन बेटा डोमेन देखो 0 से 360 है, यानी कि आपने अपने कैलकुलेटर का मोड अब पहले करना होगा किसमें, डिग्री में। शिफ्ट साइन इनवर्स 0.366 21.5। अब बेटा ये देखो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ना। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 180 प्लस कर दो, 180 प्लस 20 1.5 बेटा, ये 201.5 हो जाएगा।
फिर 360 से माइनस कर दो, अरे बेटा 338.5। चलो भाई ये कहानी खत्म हो गई। हाँ बेटा कैलकुलेटर को डिग्री में कर चुका हूँ मेरा यार। और बेटा मैं इसलिए पता है, एक बात अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि यार मैं एज अ स्टूडेंट हमेशा पेपर में दो कैलकुलेटर कैरी करता था, एक को डिग्री में रखता था, एक को रेडियन में। तो उससे मेरे लिए काफी जिंदगी में आसानी रहती थी। अ टूल फॉर पुटिंग फेंस पोस्ट इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड पोस्ट रैमर। सही है। The distance is in millimeter that the post sinks to the ground on each impact of the post hammer follow a geometric distribution. ठीक है भाई। The first three impacts cause the post to sink into the ground by 50, 40 and 32. चलो भाई ज्योमेट्रिक है ना। फर्स्ट है 50, फिर है 40, फिर है 32। ज्योमेट्रिक है बता दिया। Verify that the ninth impact is the first in which the post sinks less than 10 millimeter into the ground। यानी कि हर बारी का ये देखना है आपने। अब पहली बात ये, मुझे तो पहले चाहिए होगा रेशियो। सही है। पहले तीन टर्म्स हैं तो बेटा रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा यार, 40/50, 4/5, 0.8 आ गया। ठीक है बेटा, 40/5 इज 0.8। ठीक है भाई। अभी कह रहे हैं नाइन्थ जो होगी वो पहली होगी जब ये लेस देन नाइन्थ इम्पैक्ट ना। तो एक काम करते हैं, मैं पहले एट्थ इम्पैक्ट निकाल लेता हूँ। एट्थ इम्पैक्ट पे क्या होगा, AR7। ए क्या है 50, आर क्या है 0.87। तो बेटा 0.8 रेज़ टू पावर 7 इंटू 50। बेटा ये एट्थ इम्पैक्ट पे जो है ये हमारी जा रही है कितनी, 10.5 मीटर। चलो अभी यानी कि एट्थ पे भी 10.5 है। फिर एक काम करता हूँ, मैं नाइन्थ भी निकाल के देख लेता हूँ। नाइन्थ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई करने को कहा है ना कि भाई नाइन्थ इम्पैक्ट वो पहला इम्पैक्ट होगा जिसमें लेस देन 10 मिलीमीटर सिंक हुई हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, नाइन्थ पे 50, 0.8 की पावर 8। ठीक है, 0.8 की पावर 8 इंटू 50, 8.39 मीटर। देख लें बेटा, ये पहला इम्पैक्ट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 8.99 हो रहा है, यानी 10 मिलीमीटर से कम सिंक हुआ है। ये आपने प्रूफ कर दिया, वेरीफाइड। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा, फाइंड टू द नियरेस्ट मिलीमीटर द टोटल डेप्थ ऑफ द पोस्ट इन द ग्राउंड आफ्टर 20। टोटल डेप्थ का है इन्होंने बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा 20 इम्पैक्ट्स की, तो 20 इम्पैक्ट्स में तो सम टिल 20 टर्म्स आएगा, रेशियो लेस देन 1 है। तो सम टिल 20 ए 1 - RN/1 - R। ए क्या है 50, 1 - 0.8 की पावर 20 डिवाइड बाय 1 - 0.8। तो बेटा 20 बार हैमर करने के बाद कितना नीचे गया है वो हम देख लेते हैं जरा। 0.8 1 माइनस आंसर डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 50। बेटा 247 मिलीमीटर ये नीचे क्या है, नियरेस्ट मिलीमीटर में मांगा है ना इन्होंने। देख रहे हैं आप लोग बेटा, अच्छा दो ही नंबर दिए हैं। खैर आगे क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टोटल डेप्थ ऑफ द ग्राउंड दैट कुड theoretically बी अचीव। भाई ग्रेटेस्ट डेप्थ का तो ये मतलब है ना सम टू इन्फिनिटी। सही है। सबसे ज्यादा डेप्थ क्या हो सकती है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स आप हिट करते रहें। तो बेटा सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, A/1 - R। ए क्या है 50, 1 - 0.8,
या 1 - 0.8 इज 0.2, 50 डिवाइड बाय 0.2, 250 आ जाएगा। यानी कि 250 मिलीमीटर तक हम जा सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। फिर उसके बाद बेटा अगला सवाल देखते हैं। ये आ गया फंक्शंस का। अब फंक्शन के सवाल में इन्होंने क्या करा है, एक रेसिप्रोकेटिव फंक्शन है और वेरिएबल की फॉर्म में भी है। चलो देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एफ ऑफ एक्स दे दिया है, एक्स की जो डोमेन दी है वो p/4 से ज्यादा दे दिया है। फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड हेंस डिटरमिन वेदर एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग और नाइदर। भाई इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि डेरिवेटिव इसका। तो भाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 - 3 × 4x - p⁻1। ठीक है बेटा। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 4x - p⁻², यानी कि क्या आ गया 3/4x - p⁻²। अरे भाई मैं कुछ भी एक्स की वैल्यू ले लूं, कुछ भी ले लूं, वैसे तो डिफाइन करी हुई है, लेकिन अगर मैं कुछ भी ले लूं हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अरे यार अगर कभी भी आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव रह रहा है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगला पार्ट क्या है, एक्सप्रेस एफ इनवर्स इन दिस फॉर्म। अरे यार अब अगर मेरे पास बेटा एफ इनवर्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स पहले मैं लिख लूँ बेटा, ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 3/4x - p। अब बेटा इन्होंने इसको कुछ अलग ही सी फॉर्म में कह दिया लिखने को। सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। भाई यहाँ पे आपने इनवर्स अगर चाहिए तो y = 2 - 3/4x - p हो गया। तो बेटा ये हो गया 3/4x - p = y - 2। सही है। चलो भाई मैं फिर इसके बाद कह सकता हूँ 3/y - 2 = 4x - p। चलो यार ठीक है भाई। मजीद 4x = p + 3/y - 2। चलो भाई ठीक है। x = p/4 + 3/4 × y - 2। तो बेटा f इनवर्स ऑफ x will be p/4 - 3/4x - 2। बेटा इसी फॉर्म में इन्होंने एक्सप्रेस करने को कहा था। सही है। तो आपने ऐसे इसको एक्सप्रेस भी कर दिया। फिर स्टेट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच f इनवर्स ऑफ x = f ऑफ x। भाई ये जब दोनों सेम हो जाए, f इनवर्स और f ऑफ x दोनों आइडेंटिकल हो जाए, तो ऐसा कब हो सकता है भाई, f ऑफ x क्या था, चेक करो। मानते हो ये बात। यार आइडेंटिकल होने के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p/4 है। तो ऐसी में क्या p की वैल्यू लिखूं कि यहाँ पे 2 आए। 8 लिखूंगा तो ये 2 बन जाएगा ना बेटा। तो p की हमें क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 8। p की वैल्यू आप क्या रख देंगे अब, 8। एक नंबर का था, आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है बेटा। फिर इन्होंने उसके बाद एक फंक्शन दे दिया है कि भाई, हाँ यहाँ पे एक बच्चे ने एक गलती हाईलाइट करी और बिल्कुल जायज़ गलती हाईलाइट करी है कि सर यहाँ पे आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा। हाँ बेटा यहाँ पे मुझे इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन बेटा मेरे आंसर में पता है क्यों नहीं कोई फर्क आया, क्योंकि अभी भी ये क्या रहेगा,
हमें तो सिर्फ बेटा ग्रेडियंट देखना है ना पिछले पार्ट का। तो ये 3 4 से क्या हो जाता है 12, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव ही रह रहा है। सही है। तो हमारा जो मेन मुद्दा था कि भाई शो करना कि ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो अभी भी चीज अपनी जगह पे वैलिड है। हाँ, ये मेरे से गलती हुई थी कि मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया था। सही है। अब ये सब चीजें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। भाई आपसे कह दिया है फंक्शन एफ एंड जी आर बोथ डिफाइंड बाय दिस। ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखो। अच्छा, अब बेटा अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जरा इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझो। भाई एक तो है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट और एक है ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। लेकिन बच्चों को आदत है कंपेयरिंग की, चलो मैं कंपेयरिंग से करके दिखा देता हूँ। यार असल में सिर्फ एक नंबर है ना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करना। एक्स को कंपेयर करा, -4x इज इक्वल टू -2a। एक्स 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 कट गया, माइनस माइनस कट गया, ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। फिर आपने बेटा कॉन्स्टेंट देखे, 9 लिखा है यहाँ पे, क्या है 2² प्लस बी। तो बेटा बी क्या आ गया, 9 - 4 विच इज 5। तो बेटा आपके पास वही कंपेयरिंग के बाद कहानी क्या हो गई, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5। अगला पार्ट क्या है, एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स इन दिस फॉर्म। भाई अगर मैंने जी ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखना है, 2x² प्लस 4x+12 को इस फॉर्म में लिखना है बेटा। चलो मेहनत कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x² प्लस 2cx प्लस c² प्लस d। सही है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4cx प्लस 2c² प्लस 2d। x² प्लस 4x+12। बेटा एक्स स्क्वायर को तो कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, एक्स को पहले कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। एक्स को कंपेयर करा तो 4cx इज इक्वल टू 4x, एक्स एक्स कट गया। बेटा सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ गई। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं। 12 इज इक्वल टू 2c² प्लस 2d। बेटा डी क्या आ रहा है, 5 आ जाएगा। तो अब जो हमारा वो फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2x+1 होल स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं। एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स इन दिस फॉर्म वेयर के एंड एच आर इंटीजर। बेटा जी ऑफ एक्स क्या है, इस फॉर्म में लिखो भाई। अब इन्होंने कह दिया के एफ करके। चलो यार ये अब मुझे पहले बैठ के इज्जत से लिखना पड़ेगा, मैं फंस गया हूं। पहले जी ऑफ एक्स लिखो। हमने क्या बनाया है, 2x+1 होल स्क्वायर प्लस 5। ये आया था जी ऑफ एक्स। हाँ। फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5। x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5। अभी कह रहे हैं कि बेटा फंक्शन जी को k टाइम्स f करके लिख के दिखाओ। अब यार मैं k टाइम्स f करके कैसे दिखाऊं, मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। मैंने देखा यार, देखो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है, ये वाली कहानी तो सेम है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या है, -2 है। तो बेटा अगर मुझे -2 को +1 बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, +3 करना पड़ता है ना बेटा। क्या करना पड़ेगा, -2 को, x - 2 को बेटा x+1 बनाना है तो क्या करना होगा, +3। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 भी लिखना होगा। तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि फंक्शन g इज बेसिकली 2 टाइम्स फंक्शन f x+3।
यानी कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचूं ना भाई, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि किसी भी फंक्शन में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं ना बेटा, तो मुझे नजर आ रहा है कि दोनों वर्टिकली +5 हैं, लेकिन एक में इशू क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है, और यहाँ पे -2 से उठ के क्या हो गया, +1, यानी कि हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हुआ है। सही है। और 3 यूनिट हुआ है, तो बेटा x+3 लिख दिया। अब वही वाली बात आ गई ना, अगले पार्ट में इन्होंने यही पूछ लिया, डिस्क्राइब फुली द टू ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x ऑन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x। यानी कि f ऑफ x के साथ क्या हुआ है, पहले भाई x+3 करा है, यानी कि 3 यूनिट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करा है, यानी कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है -3 और 0, और फिर वर्टिकली स्ट्रेच करा है विद x एक्सिस एज द इनवेरिएंट लाइन एंड स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। मैं लिख सकता हूँ बेटा, f of x is translated 3 units horizontally towards left. Translated horizontally लिखना चाहिए था, units towards left, that is translation matrix of -3 and 0, followed by a vertical stretch। बेटा vertical stretch यानी कि stretch parallel to y axis होता है, vertical stretch with x axis। बेटा वर्टिकल स्ट्रेच में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इनवेरिएंट लाइन रखते हैं, x axis as the invariant line and stretch factor of 2। खत्म हो गई बात। बेटा आप देखो तो 4 1 5 6 6 2 8, 8 नंबर का सवाल था। सब खैर, कुछ में 10 देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल मांगा है भाई दो टेंजेंट्स के बीच में, यही होगा, चेक कर लेते हैं भाई। द कर्व्स हैव इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों इंटरसेक्ट करें ए पे और बी पे, चलो दिखा भी दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द टू। अच्छा पहले तो बेटा इन्होंने एरिया मांगा है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। तो बेटा अगर कभी भी एरिया चाहिए हो तो ज्यादा एरिया इसने इनक्लोज करा हुआ है, इसकी इक्वेशन माइनस इसकी इक्वेशन और लिमिट्स लगा दें 0 से 4, तो आपका डायरेक्टली बेटा बीच का एरिया आ जाएगा। तो यार अगर मुझे बीच का एरिया चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, ज्यादा एरिया इसने इनक्लोज करा है, 2√x +1 माइनस x² / 2 -x +1 डॉट dx। दोनों कर्व की इक्वेशंस को माइनस कर दिया, लिमिट्स लगा दी 4 से 0। अच्छा जी, चलो मेहनत करते हैं अब थोड़ी सी यार। 4 0 2 x⁻½ +1 -x² / 2 +x -1 डॉट dx। बेटा ये दोनों तो गए सीधे सीधे जन्नत में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 4 0 2 x⁻½ +x -x² / 2 डॉट dx। अब इनको बस भाई इंटीग्रेट करना है और फिर लिमिट्स अप्लाई करनी है। 2 x⁻³ डिवाइड बाय 3/2 +x² / 2 -x³ / 3 2 6। लिमिट्स क्या है, 4 और 0। सही है बेटा। तो अब मेरे पास क्या कहानी बन रही है भाई, 4/3, x क्या है हमारे पास, 4⁻³ प्लस 4² / 2 -4³ / 6 माइनस पूरा, वो तो 0 सब्स्टिट्यूट करने से 0 ही आएगा। सही है बेटा। तो ये एरिया क्या आ रहा है हमारे पास भाई, 4 का रूट होता है 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 4 जा 32, 32/3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 4 का क्यूब है 64, 64/6।
6। तो बेटा अब आपके एरिया क्या आ जाएगा? 32/3 +8 -64/6। 8 आ जाएगा बेटा आपका एरिया, 8 यूनिट स्क्वायर। अब अगला पार्ट क्या है? द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट बी इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड द स्केल्स ऑन द एक्सिस आर द सेम। ओके, अब ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स चाहिए, तो भाई मैं क्या करूंगा? दोनों टेंजेंट्स का ग्रेडियंट चाहिए मुझे। तो अगर मुझे फर्ज करो इसका ग्रेडियंट चाहिए इस टेंजेंट का, तो मैं इस इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करूंगा। dy/dx of 2 + 1। फिर दूसरी वाली इक्वेशन को भी बेटा मैं डिफरेंशिएट करूंगा। dy/dx of x² / 2 - x। बेटा दोनों को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का एरिया निकल सो ग्रेड निकल सकता है ना। खैर, अब बेटा इसको जैसे मैंने डिफरेंशिएट कर, इसका dy/dx क्या आ रहा है हमारे पास? x⁻⁻, विच इज 1/√x। कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या आ रहा है भाई? इसका खाली x-1। बेटा एक का x-1 आ गया और एक का 1/√x आ गया। दोनों का ग्रेडियंट क्या आ गया? एक का 4 और 5 है ना पॉइंट, तो बेटा एक में क्या आया? 1/√4 विच इज 1/2। यहाँ पे क्या है भाई? 4 - 1 विच इज 3। तो बेटा एक का ग्रेडियंट आ रहा है 3 और एक का ग्रेडियंट आ रहा है हाफ। अब इन दोनों के बीच के एंगल को अगर आपने कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स क्या था बेटा आपके पास? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स था हमारे पास m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 × m2। बेटा tan अल्फा m1 - m2 क्या है भाई हमारे पास? m1 मैंने इसको कह दिया, चलो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। 3 - ½ 1 + 3 × ½ सही है। तो बेटा आपके पास tan अल्फा 3 - ½ इज वॉट? 2.5। ये भी हो गया 2.5। अरे तो यार बड़े आराम से अल्फा क्या आ गया? tan−1 तो अल्फा आ गया सीधा सीधा 45 डिग्री। सही है। अब बेटे जब आपके पास ये फॉर्मूला से आपने यूज कर लिया, आगे चलते हैं हम लोग। क्या करना है अब हमने? भाई अभी भी कितने, एक सवाल रह गया हमारा इस पेपर का। माशाल्लाह पेपर काफी लंबा नहीं हो गया? अच्छा वैसे हमें घंटा हो चुका है, 1 घंटा में हो भी गया। एक ही घंटा हुआ है शायद, इनफैक्ट 1 घंटे से कम ही हुआ है अभी तो। खैर अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोगों का भी बेटा इतना पेस होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। अच्छा अब इन्होंने मैंने अभी खुद पे ही नजर लगाई है, मुझे पता है ना इस वाले सवाल में मैं जान टाइम लगाऊंगा। द डायग्राम शोज द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + 5² = 20। अरे यार इसका रेडियस हो गया √20 और सेंटर हो गया 0। सही है ना बेटा? जनरलाइज फॉर्म यही होती है बेटा, x² + y² = r² ना। तो अगर सेंटर पे हो बेटा सर्कल का, सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे हो, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली रेडियस क्या हो गया? √20 का स्क्वायर। तो रेडियस क्या है हमारे पास? √20। अरे यार √20 क्या होता है? 2√5। सही है ना बेटा? खैर अभी जाने देते हैं, बातें सारा सुनते हैं। टेंजेंट्स टचिंग द सर्कल एट बी एंड सी पास थ्रू ए एंड 10। ठीक है भाई, यहाँ के टेंजेंट ए पे गुजर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। आगे, by letting the equation of tangent be y = mx + 10, find two possible values of m। अच्छा भाई,
अब तो इन्होंने क्या कह दिया कि दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को तुम ले लो mx+10। अब मैं कहता हूँ यार mx+10 क्योंकि दोनों का y इंटरसेप्ट 10 है, लेकिन द इशू इज कि यार इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास ग्रेडियंट एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा। ये बात आप सब मानते हो, सही है। और मैंने ये चीज भी बताई हुई थी कि अगर फर्ज करो इसका ग्रेडियंट है -a, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, a। याद है, ये बात भी यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो इनका कॉर्ड बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि यार सर ये m कैसे निकालें। मैं कहता हूँ यार देखो, अगर तुम्हें ये m निकालना है, पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इन दोनों पॉइंट्स का जो ये वाला पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। भाई x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0 0 0। प्रॉब्लम y कोऑर्डिनेट की है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करें इसको, है कि नहीं बेटा। अब हमें तो भाई m चाहिए। तो मैं क्या हरकत करूंगा, मैं कहूंगा यार देखो, ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, mx+10। ये लाइन जाके सर्कल से इंटरसेक्ट करी और y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। तो कैन आई नॉट इवेल्युएट द x कोऑर्डिनेट। चेक करते हैं बेटा। x² प्लस y की जगह ने क्या रख दिया, mx+10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सही है मेरा बच्चा। अब जब हमने इस तरह की बात कर ली, तो हम लोग क्या कर देंगे यार, x² प्लस m² x² प्लस 20 mx प्लस 100 -20 0। सही है मेरा बच्चा। भाई आपने x² को कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 + m² प्लस 20 mx प्लस 80 इक्वल टू 0। सही है बेटा, यहां तक आप लोग सब मेरे साथ हो। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, जरा आपको अब इस चीज को जरा समझना होगा कि भाई ये जाके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन। तो इस लाइन का जो बेटा b² - 4ac होगा, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इस लाइन का बेटा b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लाइन टेंजेंट है। सिंस लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। भाई b की जगह ने क्या लिख दिया, 20m²। 4a की जगह 1 + m²। c की जगह 80 इक्वल टू 0। 20 का स्क्वायर 400 m², -4 × 80। 4 × 80। यार वैसे तो इतनी आसान सी बात थी, मैंने खामखा में कैलकुलेटर निकाला, 320 है। सही है। अब बेटा ये क्या आ रहा है हमारे पास, 400 - 320 80। तो भाई m² क्या आ रहा है, 4। m की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, +-2। तो बेटा दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आ गई आपके पास। सही है। अब बेटा अब रिकॉर्डिंग देखने वाले यही बोलेंगे कि यार सर भी इंसान है, बेटा मेंटली हम भी कैलकुलेट ही करते हैं ना। खैर हो जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। अच्छा बात सुनो, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये तो बेटा आपको ये इतना मुश्किल काम रहा ही नहीं है ना। बी और सी के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सी के लिए ग्रेडियंट क्या होगा, -2। इसके लिए होगा +2। नजर आ रहा है ना, नेगेटिव ग्रेड वाली लाइन है AC, पॉजिटिव ग्रेड वाली लाइन है BA। अब बेटा मैं बैठ के अगर इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे m को, तो x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर, इक्वेशन क्या थी, x² 1 + m² प्लस 20 mx प्लस 80 इक्वल टू 0। बेटा मैंने फॉर फॉर सी m क्या होगा, फॉर सी m होगा हमारे पास -2। तो भाई -2 डाल के देख लो।
1 प्लस -2 का स्क्वायर 20 -2 इंटू एक्स प्लस 80 0। सही है बेटा। ये क्या आ गया 5x² -40x प्लस 80 0। तो बेटा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x² -8x प्लस 16 0 रिपीटेड आएगा यार, ये देख लेना। x² -4x -4x प्लस 16 0 x -4 तो बेटा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ रहा है 4। चलो भाई, c का x कोऑर्डिनेट आ गया 4। y कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। y इज इक्वल टू -2x प्लस 10 है ना। y इज इक्वल टू -2x प्लस 10 है, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस 10। तो ये आ गया बेटा आपके पास सीधा सीधा 2। तो बेटा c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास सीधे सीधे क्या आ गए 4, 2। c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, एज फार एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर कंसर्न, यार b के लिए m क्या होगा +2 होगा। तो x² 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 80 0 इज इक्वल टू 0। 5x² प्लस 40x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। x² सही है, +4x प्लस 16 0 x +4 x +4 0। बेटा x की वैल्यू -4 आई। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना भाई b का। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया -4, 2। बेटा b और c के कोऑर्डिनेट्स आपने बड़े आराम से लिख दिए। फिर उसके बाद द पॉइंट d इज वेयर द सर्कल क्रॉसेस द पॉजिटिव x एक्सिस। सर्कल क्रॉसेस द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है भाई, बता दिया है पॉइंट डू डी है। ये वाला पॉइंट की बात हो रही है। अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि यार फाइंड द एंगल बी डी सी इन डिग्रीज। अब बेटा अगर मुझे चाहिए बी डी सी, तो पहली बात तो ये मुझे यार सीधी गेम है, ये डिस्टेंस तो पता है। ये डिस्टेंस अब कितना आ रहा है हमारा 2 और 4 और -4 है ना, तो ये तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास। -4 है, 4 है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 8। ठीक है, अब इन्होंने क्या मांगा है बेटा बी डी और सी। अब मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सही है। तो अब अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूं एक्स, भाई यहाँ पे क्या y0 है ना, एट डी y इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 0² इज इक्वल टू 20। x विल बी इक्वल टू √20 विच इज 4√5, नहीं 2√5। सही है बेटा, ये भी आ गई हमारे पास कहानी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे बैठ के बड़े आराम से कुछ एंगल्स के ऊपर अगर बात करूं, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई बी डी सी इन्होंने कहा है, बी डी सी ये वाला एंगल का है इन्होंने। भाई ये लेंथ है हमारे पास। सही है। अब मसला ये है मेरे पास ये वाली लेंथ नहीं है। क्या मेरे पास ये वाली लेंथ है? नहीं, ये भी नहीं है। अरे मैं चाहूं तो मैं इन दोनों लेंथ्स को निकाल भी तो सकता हूँ। जब मेरे पास बेटा इनके डिस्टेंसेस हैं, ओ कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लेंथ भी निकाल सकता हूँ। भाई बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, एक लेंथ तो हमारे पास आ गई वी सी।
VC की लेंथ है 8। फिर मैं बात करता हूँ CD की लेंथ की। भाई CD की अगर मुझे लेंथ चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट 2। सही है बेटा। एक का x कोऑर्डिनेट वो है, तो ये क्या पॉइंट्स है भाई, 2√5, 0, और ये क्या है, 4, 2 है। तो बेटा x2 माइनस x1, 2√5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2। अच्छा, CD की भी लेंथ निकल आएगी। फिर हमें बेटा और किसकी लेंथ चाहिए, अगर मुझे BD की लेंथ चाहिए, BD की भी मैं लेंथ ऐसे निकाल लूंगा बड़े आराम से। 2√5 -4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। सही है बेटा। CD की लेंथ क्या आ रही है अब, और ही है, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। वैसे इसका और भी कोई आसान मेथड होना चाहिए यार। 2√5 - 4 स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ आंसर 2.055। चलो भाई, BD की भी लेंथ जरा देख लेते हैं अब हम। 2√5 + 4 होल स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ आंसर 8.71। अब भाई कोसाइन रूल से आप डायरेक्टली एंगल निकाल लो ना। अब एंगल निकालना तो अब कोई गेम रहा है ही नहीं। सही है बेटा। दो लेंस है हमारे पास, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.055 प्लस 8.71 का स्क्वायर -2 2.055 8.71 कॉस थीटा। बेटा ये मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, आपके पास कोसाइन रूल लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैंने करा स्क्वायर प्लस करा क्या, 2.055 का स्क्वायर 80.80 आ गया ये। सही है भाई। 80 - 64, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2.055 × 8.71, 35.8 कॉस थीटा। बेटा थीटा क्या आ रहा है अब, कॉस इनवर्स ऑफ 80 - 64 16/35.8। बेटा थीटा क्या आ गया, 35.8 शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर। तो बेटा ये आ गया 63.3। बड़े आराम से बेटा आपने कोसाइन लगा के, कोसाइन रूल लगा के ये वाला सवाल कर लिया। देखो वैसे इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं। मैं अभी बेटा आप लोगों को बस यहाँ पे जाके ये पेपर हो गया खत्म। अभी अगला पेपर करते हैं।